ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर्स अकाउंट्स में, सम्स वाले पेजेस में। ये मैंने 100 बार बता दिया, हम इस चैप्टर में एक लिक्विडेटर है। ये हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 12 है, सुधीर प्रकाशन का। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन नंबर चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे न्यू एडिशन आता है। तो आपको कहते हैं क्वेश्चन ढूंढने का ये वाला, या तो शीतल लिमिटेड ढूंढना, शीतल लिमिटेड, या तो पहली अमाउंट ढूंढ लेना 3 लाख। तो आपको जो भी नंबर होगा ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा। ये 3 लाख अमाउंट है और ये कंपनी का नाम है शीतल लिमिटेड। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो मैंने पूरे क्वेश्चन की इमेज डाल दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है शीतल लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2011। अभी जो 31 मार्च 2011 है, 31 मार्च 2011 ये हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट है। इस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होगा? 1/4/2010। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/4/2010 से 31/3/2011। ये 2-3 जगहों पे काम आएगा, ये डेट्स काम आएंगे। The balance sheet on that date was as follows. Balance sheet was as on that date was as follows. अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले दिया हुआ है 3012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये हुआ 3 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल स्टेप 6 में आता है। फिर 1008 टाइप इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, ये स्टेप 7 में आता है। फिर मैं अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ वैल्यूज क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 2500 बी टाइप इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 40 रुपीज पेड अप। 4000 सी टाइप इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 35 रुपीज पेड अप, 1,40,000। फिर ये जो सी टाइप है उसमें लिखा हुआ है लेस कॉल्स इन एरियाज, ₹10 पर शेयर, 40,000। तो 1,40,000 में से 40,000 माइनस किया हुआ है, बाकी बचा 1 लाख। मतलब सी टाइप का पेड अप कैपिटल हुआ 1 लाख। 10% डिवेंचर्स, ये स्टेप 4 में आता है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, ये भी स्टेप 4 में आता है। प्रोविडेंट फंड, ये स्टेप 3 में आता है। क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो क्रेडिटर्स स्टेप 5 में आता है। बिल्स पेएबल, अगर आपको एग्जाम में बिल्स पेएबल आता है या कोई भी नया नाम आता है बिल्स पेएबल, या कोई भी नई लायबिलिटी आती है जो आपने कभी सुनी ही नहीं थी, तो वो हम स्टेप 5 में लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, जैसे बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो वो हम लोग स्टेप 5 में लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। अब आपको मालूम है एसेट साइड पे कुछ भी हमारे काम का नहीं होता है, सिर्फ कैश एंड बैंक हमारे काम का होता है। ये कैश एंड बैंक दिया हुआ है 20,000, सिर्फ ये हमारे काम का होता है और कुछ भी नहीं। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, थोड़ा ये इमेज ब्लर है पर मैं रीड कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। एसेट्स रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, इन्वेस्टमेंट्स 70,000, स्टॉक 36,000, डेटर्स 44,000। फिर लिखा है सी टाइप इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड अप देयर कॉल्स इन एरियाज। फिर लिखा है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 12,810। द लिक्विडेट Fourth adjustment, the liquidator is entitled to a remuneration at 3% on amount realized on assets and at 2% on amount paid on unsecured creditors. Debenture holders were paid on 30 June 11. Creditors include 4-month salary of 2 clerks, amount 3,000, unpaid income tax 2010-11 का 3,000 और 2009-10 का 4,000, total income tax 7,000. Prepare liquidators final statement of receipt and payment, show necessary calculation. तो मैंने सिर्फ आंसर का फॉर्मेट बना के रखा है जो आपको एग्जाम में भी पहले से ही बना के लिखना है। ये हमारा आंसर नंबर 12 है, ये फॉर्मेट आपको पहले से ही बना के रखना है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था। फिर एसेट्स राइज, कितना पैसा एसेट्स का मिला, बस रिसिप्ट साइड पे और कुछ भी नहीं। पेमेंट साइड पे 7 स्टेप्स हमारे, सिक्योर क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बाय डिवेंचर होल्डर्स, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और मैंने कुछ भी लिख के नहीं रखा है, मैं सारा का सारा आंसर अभी लिखूंगा, सुनना ध्यान से। ये मैं क्वेश्चन में चला गया, पहले मैं ओल्ड बैलेंस शीट को सॉल्व नहीं करूंगा,
पहले मैं एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करूंगा। एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, तो मैं रिसिप्ट साइड पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000। फिर हमको एडजस्टमेंट 1 में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, इन्वेस्टमेंट्स 70,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है हमको 70,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, इन्वेस्टमेंट 70,000 ये दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 185, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 36,000, डेटर्स 44,000, 36 और 44, स्टॉक दिया हुआ है 36,000, डेटर्स 44,000, ये स्टॉक, ये डेटर्स 36,000 और 44,000। आगे फिर हमको लिखा हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट में सी टाइप इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड अप देयर कॉल्स इन एरियाज। जो सी टाइप का इक्विटी शेयर होल्डर्स था, अगर आपको याद हो तो इसका सी टाइप का 4,000 शेयर ऑफ 100 ईच दिया हुआ था, 35 रुपीज पेड अप, 1,45,000, उससे 40,000 कॉल्स इन एरियाज था और आउटर कॉलम में 1 लाख लिखा हुआ था। तो ये जो 40,000 कॉल्स इन एरियाज था सी टाइप का, ये पैसा हमको मिल गया मतलब ये रिसिप्ट साइड पे आएगा 40,000। तो सी टाइप का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था उस पे जितना भी कॉल्स इन एरियाज था ये पैसा हमको मिल गया 40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कॉल्स इन एरियाज रिसीव्ड सी टाइप इक्विटी शेयर्स। कॉल्स इन एरियाज का पैसा हमको मिल गया सी टाइप के इक्विटी शेयर्स पे 40,000 रुपीज। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिल गया, तो हम रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे कि वैसा मिल गया। एसेट्स का टोटल मैं नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ये टोटल मैं बाद में करूंगा एक बार सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाए। पहले सब कुछ इनर कॉलम में, टोटल बाद में करेंगे, आउटर कॉलम बाद में लिखेंगे। अब एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 12810, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12810। तो मैं ये पेमेंट साइड पे स्टेप 2 में लिखूंगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12810, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12810, पेमेंट साइड स्टेप 2 में। आगे फिर लिखा हुआ है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन एट 3% ऑन अमाउंट्स रियलाइज्ड ऑन एसेट्स। तो 3% ऑन अमाउंट रियलाइज ऑन एसेट्स, फिलहाल मैं ये एंट्री लिखूंगा पेमेंट साइड पे स्टेप 2 में 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, पर मैं अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एसेट्स में कोई और अमाउंट भी आ जाए, टोटल चेंज हो जाए, तो ये 3% भी चेंज हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैंने अभी 3% लिख के थोड़ी जगह छोड़ के मल्टीप्लाई बाय 3/100 लिख दिया, बाकी इसकी अमाउंट जब आएगी टोटल यहाँ पे एसेट्स की तब मैं 3% निकाल लूंगा, अभी नहीं निकालूंगा मैं, ठीक है। पेमेंट साइड पे स्टेप 2 में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। अच्छा, बाकी सारी अमाउंट्स हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, सिर्फ स्टेप 2 की जो अमाउंट्स होती है लिक्विडेटर की जो भी अमाउंट्स है उनको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना चाहिए। जैसे 12810 मैंने इनर कॉलम में लिखा है वो गलत है, मेरे को 12810 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना चाहिए अमाउंट के कॉलम में। सिर्फ लिक्विडेटर की सारी अमाउंट्स, सिर्फ स्टेप 2 की सारी अमाउंट्स हमको आउटर कॉलम में लिखनी चाहिए, वो बैलेंसिंग नहीं तो गलत हो जाती है, नहीं तो सारी बैलेंसिंग गलत हो जाती है और ये चैप्टर पूरा बैलेंसिंग पे ही डिपेंड करता है। आगे अब मैंने ये अमाउंट 12810 आउटर कॉलम में लिख दिया। अब ये 3% मैंने बोला कि मैं बाद में सॉल्व करूंगा। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट में एंड एट द रेट ऑफ 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपने मेरे थियरी वाले लेक्चर्स सुने हैं, रूल्स वाले पेजेस, थियरी वाले पेजेस, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चाहे अनसिक्योर्ड, बट मैं 2% अनसिक्योर्ड पे भी निकालूंगा और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी मैं 2% निकालूंगा। क्यों? थियरी वाले पेजेस देखो,
2% ऑन अनसिक्योर्ड, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं लिक्विडेटर को 2% रेम्यूनरेशन दूंगा। 2% रेम्यूनरेशन ऑन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड। रूल क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेकिन जो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है स्टेप 3 वाला, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो स्टेप 3 वाला है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है स्टेप 5 वाला, मैं दोनों का पहले टोटल करूंगा, स्टेप 3 और स्टेप 5 का, और इन दोनों का जो टोटल आएगा उस पर मैं 2% निकालूंगा। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड होते हैं और जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं। तो प्लीज एक बार रूल्स देखो, थियरी वाले वीडियोस देखो, लिखो, सारे नोट्स लिखो, फिर समझ में आएगा। तो अगर अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है तो प्रेफरेंशियल पे भी 2% और अनसिक्योर्ड पे भी 2%, और अगर प्रेफरेंशियल पे 2% लिखा हुआ है तो सिर्फ प्रेफरेंशियल पे 2%, प्रेफरेंशियल बोला हो तो सिर्फ प्रेफरेंशियल पे, अनसिक्योर्ड बोला हो तो प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड दोनों के टोटल पे। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं। थियरी वाले पेजेस देखो, यहाँ पे जितना भी अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल का टोटल आएगा उस पर मैं 2% निकालूंगा, फिर मैं अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा। ये 3% ऑन एसेट्स वाली भी और 2% ऑन अनसिक्योर्ड वाले भी। अभी मेरे को अमाउंट मालूम नहीं है, आप लोग ये x नहीं लिखना। आगे फिर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 5 में, डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 जून 11। अब यहाँ पे पहले मैं देखूं ओल्ड बैलेंस शीट में, ये 10% डिबेंचर है 1,50,000, ये स्टेप 4 में आएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर है 7,500, ये भी स्टेप 4 में आएगा। 1,50,000 और 7,500, पहले मैं ये दो अमाउंट लिखूं फिर और आगे बता दूं। 1,50,000 और 7,500, 1,50,000 और 7,500, ये 10% डिबेंचर्स हमारा, और इसको मैं बोलता हूं जो ओल्ड बैलेंस शीट वाला इंटरेस्ट है उसको मैं बोलता हूं ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मैं इसको बोलता हूं ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट पहले से ही हमारा आउटस्टैंडिंग था, ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7,500। तो ये दोनों ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए 1,50,000 और 7,500। अब मैं एडजस्टमेंट वाला इंटरेस्ट देखूंगा कितने महीने का होगा, तो एडजस्टमेंट में डेट दी हुई है 30 जून 2011। ओके, एडजस्टमेंट की डेट है 30 जून 2011 और ऊपर हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 11, ये रहा 31 मार्च 11। तो 31 मार्च 11 से लेकर 30 जून 11 तक, 31 मार्च 11 से लेकर 30 जून 11 तक हम देखेंगे कि कितने महीने होते हैं, तो ये 3 महीने होते हैं। 31 मार्च से लेकर 30 जून तक 3 महीने होते हैं। ये 3 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे हम निकालेंगे और स्टेप 4 में हम लोग पे कर देंगे 3 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31/3 पे और हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं 30 जून पे, तो 3 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। वही स्टेप 4 में ही आएगा, ये स्टेप 4 हमारा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट 3 महीने का। तो ये होगा 1,50,000 रुपीज पे मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का, तो 3/12, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, ये होता है 3750। ये 3750 एडिशनल इंटरेस्ट हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, 3750। फिर टोटल मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में बाद में, पहले मैं सारी एंट्रीज करूंगा। नेक्स्ट आगे फिर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स इंक्लूड। अब ये जो लिखा है क्रेडिटर्स इंक्लूड, तो हम लायबिलिटी साइड पे जाएंगे। ये लायबिलिटी साइड पे ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया है 40,000, तो पहले ये वर्किंग नोट में लिखूंगा क्रेडिटर्स 40,000, तो उसके मैं अलग अलग पार्ट्स करूंगा। ये क्रेडिटर्स 40,000, अब मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा और वर्किंग नोट्स में जाके मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए, ये वर्किंग नोट्स। क्रेडिटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए 40,000, इतना ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब हम लोग पे क्रेडिटर्स को 40,000 ही करेंगे, लेकिन उसके पार्ट्स क्या होंगे वो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसके पार्ट्स क्या होंगे। 40,000 के अलग अलग पार्ट्स होंगे,
ठीक है। अब 40,000 के हम लोग अलग अलग पार्ट्स करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट में पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट 6 में लिखा है क्रेडिटर्स इंक्लूड 4 month सैलरी ऑफ 2 क्लर्क्स ₹3,000, 4 month सैलरी ऑफ 2 क्लर्क्स ₹3,000। मतलब इस 3,000 के अंदर, इस 3,000 रुपीज के अंदर चारों महीने भी आ गए और दोनों क्लर्क भी आ गए। इस 3,000 के अंदर सब आ गया, चारों के चारों महीने आ गए और दोनों के दोनों क्लर्क आ गए। तो ये 3,000 को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी। सुनते जाना रूल्स अगर आपको पता हो। यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूंगा एक, सैलरी ऑफ क्लर्क और एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ क्लर्क और एम्प्लॉइज। इसके रूल्स क्या होते हैं? इसके रूल्स होते हैं एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट 4 month सैलरी। और तीसरी पॉइंट ₹20,000 पर क्लर्क या पर एम्प्लॉय। ये इसके रूल्स होते हैं, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग और 4 months और 20,000 पर क्लर्क। इन तीनों में से whichever is lowest is considered as preferential creditor. Lowest या least या lowest of the above three amounts is considered as preferential creditor. इन तीनों में से जो भी लोएस्ट अमाउंट होगी वो हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिखते हैं। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज कंसीडर्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये मैंने बहुत बार बताया ये वाला रूल। तो जो क्वेश्चन में 3,000 रुपीज दिया हुआ था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये नंबर्स याद कर लो। 4 महीने की सैलरी, 2 क्लर्क की सैलरी 3,000 रुपए। ये नंबर्स याद कर लो अच्छी तरह। 4 month सैलरी ऑफ 2 क्लर्क्स 3,000 रुपीज। ओके, सुनना ध्यान से। ये 3,000 रुपीज जो है ये एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 4 महीने की सैलरी है, ये 4 महीने की सैलरी है, 2 क्लर्क्स की सैलरी है, ये 4 महीने की 2 क्लर्क्स की सैलरी है। मैं बहुत डिटेल में भी जा सकता हूँ। 4 2 जा कितना होगा 8। अगर आप 3,000 को डिवाइडेड बाय 8 कर दो, अगर आप 3,000 को डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो 375 रुपीज आया। मतलब एक क्लर्क की एक महीने की 375 रुपीज सैलरी है। ये 375 रुपीज है पर मंथ पर क्लर्क। इसको बोलते हैं पर मंथ क्लर्क पर क्लर्क 375। मतलब ये जो 3,000 रुपए है इसको डिवाइडेड बाय 4 महीने भी कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 महीने भी कर दिया। देखो अगर आप 3,000 को पहले डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आएगा 750 एक महीने का। फिर आप 750 रुपीज को डिवाइडेड बाय 2 क्लर्क करोगे तो एक क्लर्क का 375 रुपीज। तो ये मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। 375 रुपीज पर मंथ पर क्लर्क, एक क्लर्क का एक महीने का 375 रुपीज। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग आया 3,000, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी आया 3,000। आगे जब हम लोग 4 मंथ सैलरी निकालेंगे, जब हम लोग 4 मंथ सैलरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमको चाहिए 4 महीने का। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी 4 महीने का ही दिया हुआ है, हमको भी 4 महीने का ही चाहिए। वैसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, ये मंथ्स और यहाँ पे अमाउंट। हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 महीने का 3,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 महीने का 3,000, ठीक है। हमको चाहिए 4 महीने का कंपलसरी, तो 4 महीने का कितना, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 4 महीने का 3,000 तो 4 महीने का कितना। अच्छा, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 4 महीने की जगह 5 महीने होता तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 6 मंथ्स होता तो मैं यहाँ पे 6 मंथ्स लिख देता, ज्यादा क्वेश्चन दिया हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 महीने का, तो हम ऐसे बोलेंगे अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए ये 2 क्लर्क्स को मत देखो, 2 मिनट के लिए 2 क्लर्क्स को मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन में जो 4 महीने दिए मैं उसको देखो। 4 महीने का 3,000
और हमारा जो ये रूल है, हमारा ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का रूल है कि हमको 4 महीने का ही चाहिए। तो 4 महीने का 3000, तो 4 महीने का कितना, ऑब्वियसली 3000 ही आएगा। तो सेकंड अमाउंट भी हमारी 3000 आ गई। इसके बाद हमको चाहिए होता है 20,000 रुपीज पर क्लर्क। अब ये जो 2 क्लर्क्स था वो अभी काम आएगा। तो 20,000 पर क्लर्क, तो हम लिखेंगे 20,000 पर क्लर्क मल्टीप्लाई बाय 2 क्लर्क्स, तो ये अमाउंट आ जाएगी 40,000। कितनी अमाउंट आएगी? 40,000। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है। जो इन तीनों में से लोएस्ट होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। तो ये 3000, ये 3000 और ये 40,000। तो तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली लोएस्ट है 3000। तो इन तीनों में से जो लोएस्ट है 3000, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3000। अच्छा, बाकी जितना बचा हुआ अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड निकालते कैसे हैं? अनसिक्योर्ड ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस, मतलब लेस, जितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाकी हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएगा। तो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था 3,000 रुपए, ये एक्चुअल आउटस्टैंडिंग था 3,000 माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जितना आया 3,000, तो बाकी अनसिक्योर्ड बचेगा ऑब्वियसली 0। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 3,000 था माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000, बाकी अनसिक्योर्ड आएगा 0। डन एवरीथिंग। तो ये सैलरी ऑफ क्लर्क्स जो था वो सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर एक इनकम टैक्स वाली पॉइंट दी हुई थी, इनकम टैक्स, अनपेड इनकम टैक्स, एक 2010-11 का, एक 2009-10 का। तो जो 2010-11 है वो हमारा करंट ईयर है 3000। मैं आपको एक बार डेट्स दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 2010-11 जो है ये हमारा करंट ईयर है। तो जितना करंट ईयर का इनकम टैक्स होता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है, और जितना लास्ट ईयर का इनकम टैक्स होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। उसके भी लास्ट ईयर का अनसिक्योर्ड, उसके भी लास्ट ईयर का अनसिक्योर्ड। सिर्फ 2010-11 का जो इनकम टैक्स है वो प्रेफरेंशियल होता है, उसके पुराना कोई भी साल हो वो अनसिक्योर्ड होता है। तो यहाँ पे हमको 3,000 रुपए दिया हुआ है करंट ईयर का, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और 4,000 रुपए लास्ट ईयर का, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो मैं इसका भी वर्किंग नोट बना के देता हूँ। अनपेड इनकम टैक्स देखना ध्यान से। मैं इसका एक वर्किंग नोट बनाऊंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा अनपेड इनकम टैक्स। इसमें 2 अमाउंट दी हुई है, एक 2010-11 का अमाउंट मेरे को याद नहीं है, 3,000 था शायद 2010-11 का। हाँ ये रहा 3,000, ये 3,000। एक 2010-11 का 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपीज जो है ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा, ये 3,000 रुपीज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। और 2009-10 का जो 4,000 रुपए दिया हुआ है ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल क्रेडिटर्स दिया हुआ था 40,000, एक बार एडजस्टमेंट देखें कंप्लीट हुई कि और कुछ दिया हुआ है। बस एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ओल्ड बैलेंस शीट में 40,000 क्रेडिटर्स दिया हुआ था, अब इस 40,000 के हम पार्ट्स करेंगे। इस 40,000 में से एक एक करके हम सारी अमाउंट्स माइनस करेंगे। 40,000 में से 3,000 प्रेफरेंशियल, 0 अनसिक्योर्ड, 3,000 प्रेफरेंशियल, 4,000 अनसिक्योर्ड, वो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके माइनस करेंगे। ठीक है, देखते जाओ। बाकी जितना बचेगा, बाकी जितना भी रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखते जाओ कैसे सॉल्व करता हूं मैं। अब टोटल हमारे क्रेडिटर्स थे 40,000 रुपीज के। 40,000 रुपीज में थे लेस, ये टोटल क्रेडिटर्स थे हमारे 40,000 के। उसमें एक 3,000 रुपए माइनस हुआ सैलरी वाला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ सैलरी। एक 0 माइनस हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ सैलरी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ सैलरी। फिर एक 3,000 रुपए माइनस हुआ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स।
एक 3000 माइनस हुआ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड इनकम टैक्स, फिर एक 4000 रुपये माइनस हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। अब ये 40,000 में से मैं सारी अमाउंट्स माइनस कर दूंगा, तो 40,000 में से मैं सारी अमाउंट माइनस कर दूंगा तो देखते हैं कितना आता है। 40,000 में से 3,000 माइनस करो, 0 माइनस करो, 3,000 माइनस करो, 4,000 माइनस करो, तो बाकी बचेगा 30,000। अब ऑब्वियसली जो बाकी का 30,000 बचा, ये 30,000 जो रिमेनिंग जितना भी बचा ये हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा, ये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40,000 के जो टोटल 40,000 था उसके 5 पार्ट्स करेंगे, 3,000, 0, 3,000, 4,000 और 30,000। मतलब टोटल 40,000 के 5 पार्ट्स हो गए, 3,000, 0, 3,000, 4,000, 30,000। अब आप ये 3,000 से लेकर 30,000 तक का टोटल करोगे तो टोटल 40,000 आ जाएगा। अब मैं लिख के बताता हूँ, 3,000 और 0 पहले 3,000 और 0 लिख के बता दूं। देखो जो सैलरी थी उसमें 3,000 प्रेफरेंशियल था, 0 अनसिक्योर्ड था। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स में 3,000 प्रेफरेंशियल था, 4,000 अनसिक्योर्ड था। फिर रिमेनिंग 30,000 के क्रेडिटर्स है वो सारे अनसिक्योर्ड में आएंगे। ठीक है, देखो मैंने बताया, सुनो ध्यान से, 3,000 प्रेफरेंशियल में, फिर 0 अनसिक्योर्ड में, फिर 3,000 प्रेफरेंशियल में, फिर 4,000 अनसिक्योर्ड में, फिर 30,000 अनसिक्योर्ड में। अब मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ बहुत डिटेल में। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क्स जितना प्रेफरेंशियल था, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क्स 0 जितना अनसिक्योर्ड था। फिर ये अनपेड या आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स जितना प्रेफरेंशियल था 2010-11 वाला। ठीक है, फिर ये आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स अनसिक्योर्ड वाला, अनसिक्योर्ड वाला 2009-10 वाला। ठीक है, और 30,000 रुपीज रिमेनिंग क्रेडिटर्स, जितने भी हमारे रिमेनिंग क्रेडिटर्स होंगे वो अनसिक्योर्ड होंगे। ठीक है, डन। क्रेडिटर्स की सारी पॉइंट कंप्लीट हो गई। मैं एक बार दिखा दूं आपको, देखो ये क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट है, अच्छी तरह बनाना, अच्छे से लिखना बेटा सब। ये क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट, ठीक है। क्रेडिटर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारी एडजस्टमेंट भी एक्चुअली सारी कंप्लीट हो गई। अब लायबिलिटी साइड के अनटिक आइटम्स, तो लायबिलिटी साइड पे जो अनटिक आइटम्स हैं उसमें सबसे पहले है 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 3 लाख, ये स्टेप 6 में आएगा। 3,000 12% स्टेप 6 में आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। ठीक है, वो 3,000 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 लाख। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, मैं 12% लिख देता हूँ। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 10% गलत है, 12% सही है। अच्छा, ये 12% काम तभी आता है जब क्वेश्चन में बोला हो कि डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई हो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स तो वो यहाँ पे लिख देना, अगर हो तो। इस क्वेश्चन में नहीं था तो 0। ठीक है, अब ये एंट्री नहीं भी लिखोगे ऑल टुगेदर, ये एंट्री नहीं भी लिखोगे तो 0, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दिया हो तो लिखना, नहीं दिया हो तो नहीं लिखना। आगे इसके बाद क्वेश्चन में एबीसी तीनों टाइप का कैपिटल दिया हुआ है, ये अभी पे नहीं करेंगे, इसके लिए हमको 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, सरप्लस वाले और कैपिटल डिफिशिएंसी वाले। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ,
वर्किंग नोट्स में ये फिर से लिखेंगे हम लोग ABC टाइप का कैपिटल। इसके बाद दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स, ये हो गया हमारा। ABC का कैपिटल रह गया इक्विटी शेयर्स का, मैं लिखूंगा वर्किंग नोट्स में। 10% डिबेंचर्स हो गया हमारा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स हो गया हमारा, प्रोविडेंट फंड बाकी है। प्रोविडेंट फंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है 17,000, मतलब स्टेप 3 में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है ये 17,000। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड, जो भी वर्कर्स के फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड, ये सब स्टेप 3 में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। आगे और आपको लायबिलिटी टाइप पे क्या दिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड अभी लिखा 17,000। क्रेडिटर्स के हमने, मैं समझता हूँ 5 पार्ट्स कर दिए। क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल 20,000। कोई भी नई लायबिलिटी का नाम आता है वो आप स्टेप 5 में ही लिखोगे, बिल्स पेबल 20,000। ऐसा कोई नाम आए जो आपने सुना ही नहीं हो, वो स्टेप 5 में। ये स्टेप 5 है। 20,000 क्या लिखेंगे इसमें? बिल्स पेबल 20,000। ठीक है, डन। अब एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड। ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड के से एसेट साइड से सिर्फ एक ही अमाउंट हमारे काम की है, कैश एंड बैंक बैलेंस 20,000, और एसेट साइड कुछ भी काम करनी है। तो पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, फिर सारा लायबिलिटी साइड सॉल्व करते हैं, फिर एसेट साइड से सिर्फ एक अमाउंट, और एसेट साइड से कुछ भी हमारे काम करनी है 20,000। ये 20,000 मैं रिसिप्ट साइड पे लिख दूंगा, रिसिप्ट साइड पे 20,000। ठीक है, अब मैं ABC टाइप का इक्विटी शेयर्स का फॉर्मेट बनाऊंगा। तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में दे फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ ABC टाइप के इक्विटी शेयर्स का, फिर मैं नंबर्स चेंज कर दूंगा। ये टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, ये हमारा CMG वाला क्वेश्चन था, ये वो है। अब ये फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करके मैं खाली नंबर्स चेंज कर दूंगा, आपको देर लगेगी ऑब्वियसली। ये वर्किंग नोट्स मेरे, अब मैंने ये फॉर्मेट कॉपी कर दिया। ठीक है, टाइप ABC, फेस वैल्यू, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मैं नंबर्स सारे डिलीट कर दे रहा हूँ जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये नंबर्स मैंने सारे डिलीट कर दिए। एक A टाइप है, एक B टाइप है, और एक C टाइप है, ABC। ये तीनों टाइप का कैपिटल दिख गया, सारे नंबर्स मैंने मिटा दिए। चलो अब ABC टाइप का कैपिटल लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स में। तो A टाइप का कैपिटल है 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। 1,000 शेयर, याद रखो, याद रखो, 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। इनको स्टेप 7 में नहीं लिखना, इनको वर्किंग नोट्स में लिखना है। A टाइप में 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 द, देखें एक बार फिर से चेक करें, 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 ईच था। तो 1,000 शेयर्स A टाइप के ऑफ ₹100 ईच, 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ये होता है 1 लाख रुपीस। ये हमारा A टाइप का फेस वैल्यू हुआ। ठीक है, अब A टाइप में जो फेस वैल्यू है, A टाइप में जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच, वही पेड अप वैल्यू है, मतलब A टाइप वाला शेयर फुली पेड अप है। ठीक है, तो अनकॉल्ड अमाउंट कितना हुआ है A टाइप वाले का? 0 ऑब्वियसली। A टाइप में 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच है, 1 लाख फुली पेड अप है। तो 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच 1 लाख, तो अनकॉल्ड अमाउंट A टाइप में 0 होगा। आगे अभी B टाइप वाला, तो B टाइप वाले में लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच 40 पेड अप। नंबर्स याद करो, 2,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच 40 पेड अप। याद रखो आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट होती है वो हमेशा पेड अप अमाउंट होती है। मतलब ये जो 1 लाख है ये कैसे आया? 2,500 मल्टीप्लाई बाय 40, 1 लाख। मैं क्यों बता रहा हूँ ये याद रखने का, क्योंकि कभी कभी ये 1 लाख दिया हुआ होगा, 40 और 2,500, 40 और 2,500 दोनों में से कोई एक नंबर दिया होगा, एक नंबर नहीं दिया होगा। तो अब अगर 1 लाख को डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो 2,500 शेयर आ जाएगा, या 1 लाख को डिवाइडेड बाय 2,500 करोगे तो 40 आ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, 1 लाख को डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो 2,500 आएगा, या 1 लाख को डिवाइडेड बाय 2,500 करोगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन काम आएगी, याद रखना। आउटर कॉलम में जो अमाउंट होती है वो हमेशा पेड अप कैपिटल होता है। तो नंबर्स याद करो, 2,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच 40 पेड अप, 2,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच
40 रुपीज पेड अप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज ईच, तो ये होता है 2500 शेयर्स 100 ईच, ये होता है 2,50,000 रुपीज। अब इसमें से पेड अप कितना था, पेड अप था 40 रुपीज, ये फेस वैल्यू हो गई 2500 शेयर ऑफ 100 ईच। अब इसमें पेड अप था 40 रुपीज, तो 2500 शेयर्स 40 रुपीज पेड अप, 2500 शेयर्स 40 रुपीज पेड अप, ये होता है 1 लाख। 2500 शेयर्स पे 40 रुपीज पेड अप, ये 1 लाख होता है। अब ऑब्वियसली बाकी का 60 रुपीज अनकॉल्ड होगा। अगर 2500 शेयर्स पे 100 फेस वैल्यू है, उसमें 40 पेड अप है, तो बाकी 60 रुपीज अनकॉल्ड होगा। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 1,50,000 होता है। 2500 मल्टीप्लाई बाय 60 1,50,000 होता है। अब टाइप सी में जाते हैं। आपको अगर याद हो तो टाइप सी में पहले लिखा हुआ था 1,40,000, फिर लिखा हुआ था 40,000 कॉल्स इन एरियाज है, आउटर कॉलम में 1 लाख। लेकिन अगर आपको याद हो तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि जितना इनका कॉल्स इन एरियाज है 40,000, वो पैसा हमको मिल गया। मतलब अभी ये कितना पेड अप हो जाएगा, सी टाइप वाला पेड अप हो जाएगा ये वाला 1,40,000। मतलब 1,40,000 में से 40,000 कॉल्स इन एरियाज था, लेकिन ये पैसे हमको मिल गए। तो अभी पेड अप कितना हो गया, अभी पेड अप हो गया 1,40,000। पहले 1 लाख पेड अप था, 40,000 कॉल्स इन एरियाज का भी मिल गया, अब पेड अप हो गया 1,40,000। तो 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 35 पेड अप। मैं फिर से बोलता हूँ, पहले 1 लाख था पेड अप, 40,000 कॉल्स इन एरियाज का पैसा मिल गया, तो अभी पेड अप हो गया 1,40,000। तो 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 35 पेड अप। नंबर्स याद करो, 4,135, 4,135 नंबर्स याद करो। 4,000 शेयर्स of 100 each, 4,000 shares, 35 paid up, 4,000 shares of 100 each, 35 paid up होगा। अब 4,000 shares पे 35 paid up होगा, तो बाकी का 65 रुपीज अनकॉल्ड होगा। दिमाग लगाओ, 4,000 शेयर्स पे 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, उसमें 35 पेड अप है, तो 100 में से 35 माइनस कर दो, बाकी 65 अनकॉल्ड होगा। अब देखें कितना आता है ये, 4,000 इंटू 100, ये होता है 4 लाख रुपीज, ठीक है। अब 4,000 इंटू 35, अगर आप 4,000 इंटू 35 करो तो 1,40,000 होता है, मतलब 1,40,000 रुपीज पेड अप हुआ। फिर आप 4,000 इंटू 65 करो, अगर आप 4,000 इंटू 65 करते हो तो 2,60,000, मतलब 2,60,000 रुपीज अनकॉल्ड हुआ, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा काम का ये होता है पेड अप कैपिटल, 1 लाख और 1 लाख और 2,40,000, सॉरी 1 लाख और 1 लाख और 1,40,000, सबसे ज्यादा काम का ये होता है 1 लाख और 1 लाख और 1,40,000। तो 1 और 1 और 140 टोटल होगा 340, 1 और 1 और 140 टोटल होगा 3,40,000। ये सबसे ज्यादा काम का होता है, जितना, क्योंकि जितना ABC का पेड अप कैपिटल होगा उतना ही हम उनको वापस पे करेंगे, जितना ABC ने दिया है हमको उतना ही हम इनको वापस देंगे, अगर हमारे पास पैसा पड़ा होगा तो ये पेड अप वाला जो है 1 लाख, 1 लाख और 140, ये मैं स्टेप 7 में लिख देता हूँ। मेरे को मालूम है मैं बाद में इसको डिलीट करूंगा, 1 लाख और 1 लाख और 140, मेरे को मालूम है बाद में मैं डिलीट करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ताकि मेरे आगे वाले जो 5 स्टेप्स हैं सरप्लस वाले और कैपिटल डेफिशिएंसी वाले वो सही हो, ठीक है। बाद में मैं तीनों अमाउंट डिलीट ही करने वाला। अब 1-2 एडजस्टमेंट और सॉल्व कर लेते हैं। सब कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, एसेट साइड पे कैश एंड बैंक, सिर्फ कैश एंड बैंक हमारे काम का है एसेट साइड पे, वो 20,000 हो गया। तो थोड़ी बहुत बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये एसेट्स का टोटल, तो एसेट्स में 5 अमाउंट है, 245, 185, 70, 36, 44, इनका टोटल है 5,80,000। इस 5,80,000 पे मैं लिक्विडेटर को 3%
रेम्यूनरेशन दूंगा 5,80,000 का 3%। अब 5,80,000 का 3% मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 5,80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100, ये होगा 17,400। ठीक है, बाकी ये जो 2% ऑन अनसिक्योर्ड है, यहां से लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा बैलेंसिंग के लिए, और वो 5 स्टेप सरप्लस वाले, कैपिटल डिफिशिएंसी वाले, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यहां तक आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आंसर कंप्लीट होने दो, उसके बाद लिखना। समझने के लिए ये वीडियो फिर से देख सकते हो, लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें बैलेंसिंग भी बताऊंगा। आपको चाहिए तो मैं अभी एक बार स्क्रॉल कर देता हूं जितना मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन है। बाकी इस वीडियो में तो कुछ लिखना नहीं, नेक्स्ट वीडियो में तो लिखना। और आपको मालूम है मैं हमेशा बोलता हूँ लिखना कंपलसरी, लिखोगे तो ही याद रहेगा, डाउट सॉल्व होंगे, लिखते रहना। ये आंसर हमारा। बैलेंसिंग बाकी है सबकी, सबका टोटल करना बाकी है। ठीक है, इतना लिखो, अभी नहीं लिखो, एक और वीडियो आने दो, कंप्लीट होने दो आंसर, उसके बाद लिखना।